नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। हालत का जायजा लेने आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हेलीकॉप्टर से निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री ने राहत शिविरों का दौरा किया और वहां रह रहे लोगों से व्यवस्थाओं के बारे में सीधे बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत और बचाव कार्यों में कोई कटौती न हो और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता पर समय पर ही दी जाए। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण नदियों उफान पर है, जिससे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं। सुनिए। बाढ़ क्षेत्रों का दौरा किया है, राहत कैंपों का दौरा किया है, अभी बैठक भी लेंगे। और बाढ़ तो निश्चित तौर से 2013 में जो आई थी उसका रिकॉर्ड लगभग तोड़ने की ओर दिखाई दे रही है। बहुत मोहल्लों में भी पानी पहुंचा है, बहुत सारे किसानों के खेत भी डूबे हैं और बड़ी संख्या में राहत कैंपों में लोग आकर के रह रहे हैं। सरकार ने राहत कैंप में जितने लोग हैं उनके खाने की, उनके रहने की, उनकी दवाओं की, उनकी अन्य जरूरतों की तत्काल व्यवस्था ठीक ढंग से करें, इसका निर्देश दिया गया है। और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या को सरकार देख रही है और जिनका कोई नुकसान होगा बाढ़ खत्म होने के बाद उसका भी आकलन किया जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति भी जो हो सकती जो किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार का एक सूत्री या प्रयास है कि बाढ़ जहां पर भी है राहत वहां पर है और ये हमारी प्राथमिकता है। कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित है? क्षेत्र तो बहुत, मैं तो लगातार पूरा इधर करेली वाला क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र भी है, दक्षिणी क्षेत्र भी है, उत्तरी क्षेत्र भी है, फूलपुर विधानसभा, करचना विधानसभा क्षेत्र, हापा विधानसभा क्षेत्र। अभी प्रयागराज के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो यह सारा इलाका बहुत प्रभावित है। कई क्षेत्र तो टापू की जैसी स्थिति में आ गए और सभी जगह लगभग राहत पहुंचाने के लिए नावों का भी प्रबंध है, राहत सामग्री का भी प्रबंध है और सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। बाढ़ को लेकर के अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं लगातार। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मतलब कहीं एक नादान बच्चे की तरह लगते हैं जब वो ट्वीट करते हैं। 2012 से 2017 उनकी सरकार थी। केवल प्रयागराज की दुर्दशा की उनको पिक्चर दिखा देंगे ना तो इसी गंगा जी में सरमत से डूब जाएंगे। उनको ये नहीं संकोच लगता है कि प्राकृतिक आपदा ये कोई सरकार की बस की बात नहीं होती है, लेकिन सरकार राहत के लिए मतलब पीड़ित लोगों के साथ कड़ी कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा में लगा हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। राहत सामग्री नहीं मिलती थी सपा की सरकार के समय, लोग बाढ़ में डूब रहे, राहत सामग्री बेच करके खा जाते थे भ्रष्टाचार। लेकिन आज सबको राहत सामग्री भी मिल रही है, उनको आवास की सुविधा, उनके भोजन की सुविधा, उनके दवाई की व्यवस्था, जहाँ बाढ़ है वहां नाव की व्यवस्था और जो भी आवश्यक जरूरत है सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। और श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूंगा कि प्राकृतिक आपदा अर्थात बाढ़ जैसे मामले में राजनीति न करें और बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, यह किसी सरकार और किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। और अपना कार्यकाल याद करें और नहीं याद आ रहा है तो पुराने पिक्चर निकाल के देख लें। आप सबके चैनल में भी पड़ी होंगी, उनके मोबाइल में भी पड़ी होंगी, लेकिन उसको देखेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। इसे इस समय की चर्चा कर रहे हैं जब विकास भी हुआ है। आज नगर क्षेत्र में बाढ़ का पानी अगर प्रवेश करता है तो मैं यह देख रहा हूं कि नगर निगम की पूरी टीम लग करके उस पानी को तत्काल निकालने का, जितने कम समय में निकाला जा रहा है। मैं भी इस प्रयागराज का हूं और मैं जानता हूं कि व्यवस्थाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और हम लोगों का लगातार प्रयास है कि बाढ़ के संकट से प्रयागराज पूरी तरह से मुक्त हो और उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद करे गए हैं। 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज भी इसलिए बंद किए गए हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रतियोगी छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किराए पर रहते थे। अब वह कोचिंग नहीं जा सकते, वो कॉलेज नहीं जा सकते, बच्चे छोटे छोटे विद्यालय नहीं जा सकते। तो जो जरूरी है जिला प्रशासन उसके लिए परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है और यह निर्णय लिया गया जहां ऐसी कोई समस्या होगी तो उस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए फैसला लिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के बाद
के एक जनरल कोच में भारी मात्रा में केस बरामद हुआ है। जी हां, दिल्ली से रेक्सोल जा रही 1256 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जीआरपी पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। युवक की पहचान मोहम्मद मुस्तफ़ा पुत्र मोहम्मद कुनकुन निवासी कोटिया वार्ड नंबर 9 थाना खोजानी जिला मधुबनी बिहार के रूप में हुई है। उसके पास मौजूद हरे रंग के एक बड़े बैग से 53,96,500 रुपये नकद बरामद किए गए। ये रकम जनरल बोगी से बरामद हुई है, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले की जांच में राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी जुटी हुई है। इस पर जीआरपी गोरखपुर के सीओ ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी बाइट। और जांच के बाद यहां साफ होगा कि इतनी बड़ी रकम किसकी है और इससे कहां ले जाया जा रहा था। तो फिलहाल युवा को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। सुनिए। आज दिनांक 4/8/2025 को उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जीआरपी अनुभाग गोरखपुर के थाना जीआरपी बलिया टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल बोगी में एक व्यक्ति से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ है। जब नोटों को गिना गया तो ये 53,96,500 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की तो कोई वैध डॉक्यूमेंट ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, बैंक से भी नोटों को गिनवाया गया है। इस संबंध में आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। आयकर विभाग द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह व्यक्ति दिल्ली से चढ़ा था, जो कि बिहार जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन की पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। दौरे की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी इंतजामों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम स्थल से लेकर हेलीपैड तक खुद डीएम, एसएसपी, एसपी, सिटी और नगर के युवक के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान मंडल के सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यहां बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इस हाई प्रोफाइल दौरे के तहत मुख्यमंत्री मुनाइस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें ऊर्जा मंत्री भी उनके साथ मंच सजा करेंगे। मुख्यमंत्री का यह हेलीकॉप्टर थोड़ी ही देर में आईटीआई मैदान में लैंड करेगा, जिसके बाद उनका काफिला सीधे कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना होगा। सीमावर्ती जनपद बहराइच में बाढ़ का खतरा एक बार फिर सिर उठाने लगा है। भीषण बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जनपद के कई इलाकों में बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बहराइच की 4 तहसीलें मिहीपुरवा, गानपड़ा, महासी और केसरगंज बाढ़ की चपेट में आ सकती है। बहराइच नेपाल से सटा हुआ जिला है और जब नेपाल की ओर से पानी छोड़ा जाता है तो घाघरा, सरयू और सरदा नदियों को जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है। फिलहाल इन नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे है। हालत को देखते हुए बहराइच का जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ चौकियां, नावें, गोताखोर और राहत सामग्री की व्यवस्था पूरी तरह कर ली गई है। सुनते हैं उनकी बात।
का जो सदर और प्रयागपुर तहसील को छोड़ दिया जाए, अन्यथा सभी तहसीलें यहाँ की जो 4 तहसीलें वो इससे प्रभावित रहती हैं, मैनपुरवा और नानपारा और ये महिषी सब वर्तमान में क्या कसरत। स्थिति है? जो घाघरा के किनारे के गांव हैं, करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। क्या हालात है और उससे निपटने के क्या प्रबंध किए, क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? इसमें देखिए, कल मेरे द्वारा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया था, भ्रमण किया गया था। आज एडीएम साहब द्वारा भी किया गया, हमारे एसडीएम साहब, पुलिस के अधिकारी और वहाँ स्थानीय स्तर पर पंचायत सचिव हैं, लेखपाल हैं और पंचायत सहायक हैं और भी जो ग्राम स्तरीय स्टाफ हैं, उनसे हम निरंतर संपर्क में हैं। पानी, ये बात सही है कि वो खतरे के निशान के आसपास है 10 और सेंटीमीटर ऊपर आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उसको निरंतर हम लोग वॉच किए हुए हैं, देख रहे हैं। 10 सेंटीमीटर ऊपर नहीं है, नेट टू नेट है, 1 सेंटीमीटर के आसपास है और जहाँ भी ऐसी स्थिति आएंगी तो वहाँ पे हम लोग इसमें नजर रखे हुए हैं, उसमें कार्रवाई क्या करेंगे। अलर्ट जारी किया है? अलर्ट है, हमारा जो फील्ड का स्टाफ है वो पूरी तरीके से इस संबंध में सक्रिय है और हमारा 24/7 यहाँ का कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है, पुलिस का कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है और बाकी हमारे तहसीलों के भी सभी अधिकारी क्या इसमें रिपोर्ट सक्रिय है, हैं। कितने गांव घिरे हुए? इसमें जैसा कि आपको बताया है कि जो हमारा महिपुरवा और बलहा, शिवपुर और महिषी और फखरपुर और उसके उपरांत हमारा हमारा नेपाल देश से लगा हुआ है और यहाँ पे सामान्यतः बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र रहता है और पिछले 4-5 दिनों से जो नेपाल से पानी आ रहा है, इधर 2-3 दिनों से जो बारिश शुरू हुई है, उसकी वजह से जो नदियां हमारी घाघरा है, सरयू है और शारदा नदी का जो पानी हमारा घाघरा में आता है, उसका जलस्तर इसमें डेंजर लेवल से लगभग आसपास चल रहा है। आगे के हम इसमें निरंतर टच में हैं, ऊपर से भी, और कितना पानी ऊपर से आ रहा है, कितना डिस्चार्ज वहाँ से बैराज से किया जा रहा है, उस पर नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही इसमें पानी ऊपर आएगा और कोई भी इसमें प्रभावित होने का संभावना बनेगी, वो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, जन सामान्य को, पशुओं को, जिससे कि किसी तरीके जनहानि, पशुहानि ना हो और उनको हम सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे और पूरी टीम इसमें, चाहे हमारी वार्ड चौकी हों और राहत शिविर हैं, वो सब पूरी तैयारी हो गई है। इसके संबंध में इधर पुलिस अधीक्षक राम नारायण सिंह ने भी बाढ़ के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विशेष टीमें तैयार रखने की बात कही है। प्रशासन का दावा है कि हर जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन असली परीक्षा तो तब होगी जब हालत बिगड़ेंगे। सुनिए। वर्तमान में जैसा कि आप जानते हैं कि बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत जो प्रॉपर प्रशासन द्वारा भी समुचित प्रबंध किए गए हैं और उसी क्रम में प्रशासन के समन्वय से जनपद पुलिस द्वारा भी 44 चौकियां स्थापित की गई हैं, बाढ़ चौकियां। 10 थाना क्षेत्र हैं जो प्रभावित होने की स्थिति में रहेंगे। समस्त संबंधित क्षेत्राधिकारी को उसका प्रभारी बनाया गया है। साथ ही सबसे बड़े दायित्व होता है कि उस दौरान, क्योंकि लोग जो है कॉमन प्लेस पे रहते हैं, तो एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहे। जंगली जानवरों का भी विषय रहता है, सांप वगैरह का भी विषय रहता है। तो ये मान के हम लोग चलते हैं कि रात भर किसी भी समय कोई भी छोटी मोटी समस्या, संकट हो सकता है। उस संकट के से निपटने के लिए प्रशासनिक तौर पे भी और पुलिस के तौर से भी पूर्व से भी परंपरागत रूप से समुचित प्रबंध किए जाते हैं। चारों तहसील महिषी, नानपारा, कैसरगंज और महिपुरवा और उसके साथ 10 थाने सुजौली, मोतीपुर, मोतिहार नाम प्रशासन के कोऑर्डिनेशन के साथ 44 पुलिस चौकियां बनाई जाती हैं और उन 44 पुलिस चौकियों में लगभग 44 सब इंस्पेक्टर के साथ साथ लगभग एक पुलिस चौकी पर 5 कांस्टेबल मिलाकर के पोस्ट रहते हैं वायरलेस के साथ। साथ ही वहाँ की सूचना जो हमारे परंपरागत कंट्रोल रूम है, उसके अलावा भी एक प्रशासन का और पुलिस का ज्वाइंट कंट्रोल रूम यहाँ स्थापित किया जाता है, जिससे रात बिरात कोई भी सूचना प्राप्त हो तो बेसिक रूप से कोई बहुत गंभीर अपराध की सूचना नहीं आती है, लेकिन कभी कोई सांप काट लिया या कोई जलस्तर बढ़ रहा है, तत्काल विस्थापित कराया जाना आवश्यक है, या मेडिकल इमरजेंसी आती हैं, तो इस
तरह से सभी 3-4 प्रकार के जो कंटीजेंसी रहते हैं उनको समुचित रूप से यथा समय देखभाल किया जा सके बिना विलम्ब के, इसलिए ये कंट्रोल रूम एक पैरेलल कंट्रोल रूम काम करता है। इसके अलावा जो DCR है, जो थाने हैं वायरलेस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, वो अपने भूमिका का निर्वाह करते हैं। बुंदेलखंड में बेतहासा बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने हालत बेहद गंभीर बना दिए हैं। चित्रकूट में यहाँ यमुना और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते से भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। माऊ और राजपुर तहसील के दर्जनों गांव इस समय बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। हालत यह है कि स्टेट हाईवे 92 पर नावें चल रही है और गांव का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। प्रशासन ने राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों और शेल्टर हाउस पहुंचाया गया। कई परिवार विद्यालय में शरण लिए हुए हैं, जहां उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जा रही है। 30 से अधिक नावें राहत और आवागमन के लिए लगाई गई, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लाइफ जैकेट की कमी के चलते नावें में सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। नावें में मानक से अधिक लोग बैठे हैं, जिससे जान का जोखिम बढ़ गया है। प्रशासन का कहना है कि जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है और उम्मीद है कि अगले कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। आपसे अपील करता है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में ना जाए, अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासन द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन करें। आइए सुनते हैं हालत पर क्या कह रहे हैं। मैं युवा समाज सेवी दिरहाल क्षेत्र से हूँ। मैं वर्तमान निवासी सुसैन का हूँ। ये जहाँ आप हम खड़े हैं, ये सलधुआ मुख्य मार्ग है जो बांदा और राजापुर को जोड़ता है। तो ये नदी आपकी पैसुनी नदी जिसको बोलते हैं, मां मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। मां मंदाकिनी ने रौद्र रूप लिया है, लगभग 4था या 5वां दिन है और लगातार बढ़ रही है, जिससे प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं कि ये मुख्य हाईवे है। ये स्टेट हाईवे 92 नंबर का हाईवे है और ये पूरी तरह से बंद हो चुका है और इसमें नावें चल रही हैं। जहाँ कभी गाड़ियाँ फगाटा मारा करती थी, आज वहाँ सड़क पर नाव चल रही है। अरे कितने गांव प्रभावित हैं? लगभग आप समझिए कि राजापुर तहसील के लगभग सलधुआ क्षेत्र के 50 गांव लगभग इससे प्रभावित है, जो बाढ़ क्षेत्र के लगभग 25 गांव। अच्छा, यहाँ पे देखा जा रहा है जो ये नावें हैं, इनको लाइफ जैकेट नहीं दी गई है। जान जोखिम में डाल कर एक नाव में मतलब 20-20, 25-25 लोग बैठ रहे हैं। कोई देख नहीं रहा है कि क्या व्यवस्था? शासन प्रशासन यहाँ मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी भी लगाई गई है वर्तमान स्थिति में, और कल हम लोगों ने मौखिक तौर से कहा भी था इस विषय को लेकर के। अभी तक कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। ठीक है। आपका कौन सा ये जगह है और इस समय ये कौन सी नदी आई हुई है, क्या स्थिति यहाँ के लोगों की? मेरा नाम रोहित त्रिपाठी है, मेरा गांव सलधुआ है। यहाँ बाढ़ जो है मंदाकिनी नदी का जोर तोड़ से अपने उफान पे है। जो नदी के किनारे जो भी बस्ती बसी थी वो पूरी तरफ से डूब चुकी है। उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। हमारे मित्र, हमारे जितने लोग भी हैं, सुबह से सेवा उनके कार्यरत है और प्रशासन भी कार्यरत है। प्रशासन भी अपना कार्य कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर की अगर कृपा होगी 2-3 दिन में पानी सिमट भी सकता है। अच्छा, कितने लोग लगभग प्रभावित हैं? ऐसी स्थिति है जिनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे जानवर भी परेशान होंगे। तो क्या लग रहा है आप लोगों ने क्या देखा, जो आप फील्ड में हैं, क्या देखा, कितने लोग प्रभावित हैं, किस तरह की मदद की उनको आवश्यकता है और आप किस तरह की मदद कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी आपने जैसे बात कहा कि जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास मवेशियां हैं, भैंस है, गाय है, वो रोड के किनारे उनको बैठाए हुए हैं, खूंटा गाड़ के बांध करके। वहीं जो है रोज जो अपने घर से, जहाँ डूबा हुआ घर है, वहाँ से चढ़ाई करके वहाँ आगे जाते हैं, उनको चारा खिलाते हैं, उनका जो भी व्यवस्था होती खाने पीने की। और जो पीड़ित लोग हैं, जिनका घर नष्ट हो गया बाढ़ से, वो प्राथमिक पाठशाला में उनकी सारी व्यवस्था है। उनकी व्यवस्था आम जनमानस हमारे मित्र लोग करते हैं, जैसे अभी आपके सामने बांट रहे हैं। और किसी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। हमारे लिए हमारे परमात्मा हमको प्रेरणा दी है, इसलिए एक मानव जन कल्याण के लिए, इंसानियत के लिए कार्य करते हैं। थैंक यू। 2 नदियां हैं, एक तो यमुना है राजापुर में और उधर करवी की तरफ जो है मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी कल तो उतरी थी, लेकिन आज जो है फिर बढ़ना शुरू हुई, लेकिन इस समय जो है स्टेबल है, वो अब बढ़ान पे नहीं है। और यमुना नदी भी हमारी अब जो है धीरे धीरे जो है डाउन हो रही है।
और उम्मीद है कि अगले अगले दिनों तक और कुछ डाउन हो जाएंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र के कितने लगभग गांव प्रभावित हैं, किस तरह से उनको राहत दी जाए? हमारा यमुना से जो है तहसील मऊ और तहसील राजापुर के गांव प्रभावित हुए हैं और मंदाकिनी में कोई अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे राजापुर में जैसे सरधुआ है और आसपास के गांव हैं, ये भी थोड़ा प्रभावित हो गए हैं, पानी घुस गया गांव में, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कि ज़्यादा समस्या नहीं है कि लोगों के रहने होने की। लोग अपने घरों में भी अभी रह रहे हैं, नीचे तक पानी है और कुछ लोगों को हमारे राजापुर में शिफ्ट भी किया गया है, वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया। यहाँ सरधुआ प्राइमरी विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय में रह रहे हैं, वहाँ पर उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो परिवार सहित लोग यहाँ पे हैं, अपने जानवरों के साथ भी हैं। यहाँ पे मेडिकल वाले भी हैं और उसके साथ साथ जो है हमारी राजस्व की टीम, ब्लॉक की टीम, पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा के दृष्टि सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थित है। और भूसे के लिए जो है सीबीओ को भी निर्देश दे दिए गए हैं, लाइट के लिए भी निर्देश दिया गया है, एसडीओ को भी देखते रहें बराबर, क्योंकि रात का समय रहता है, अंधेरा रहता है, तो बच्चे चूँकि खेलते रहते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर लिया है। सर कुछ मार्ग भी बाधित हैं आवागमन के, वहाँ पर किस तरह से जहाँ मार्ग बाधित है वहाँ पे नावें चल रही हैं और राजापुर में जहाँ तक मुझे सूचना मिली अभी 13 नावें चल रही हैं और मऊ में भी नाव हम चला रहे हैं। कुछ जगह सर लाइफ जैकेट नहीं दी गई हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा ओवरलोड नावें चल रही हैं, उनको लेकर के। नहीं, ओवरलोड चलना भी नहीं चाहिए, इसमें तो जनता का भी सहयोग चाहिए मुझे। अगर ओवरलोड करेंगे तो कहाँ से फिर इतनी चीज़ें हो पाएंगी। इसमें इस आपदा में शासन प्रशासन तो जो कर ही कर रहा है, लेकिन हम आपका भी सहयोग चाहेंगे। अपने मीडिया के माध्यम से भी लोगों को सचेत करें कि ओवरलोड न होना हो। नावें बराबर से लगाई गई हैं, थोड़ा सा 10 मिनट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सुरक्षित रूप से आए जाएं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। सर अभी स्थिति कैसी है बात चलिए? अभी स्थिति ठीक है, इस समय यमुना हमारी उतर रही है और मंदाकिनी भी स्टेबल है, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन बस बारिश हो रही है, इसके कारण से थोड़ी समस्याएं आ जाती हैं रेस्क्यू करने में और सब चीज़ों की व्यवस्था करने में, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक भेदभावपूर्ण आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बलिया के जिला पंचायत राज अधिकारी ने भी ऐसा ही एक पत्र जारी किया, जिससे लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। हालांकि मामले पर बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि यहां कोई गंभीर मामला नहीं है। उनके मुताबिक यह पत्र पंचायती राज निदेशालय से रूटीन में सीडीओ और डीपीआरओ को भेज दिया गया है। डीपीआरओ ने संभवतः बिना पूरा ध्यान दिए उससे जारी कर दिए हैं, लेकिन बाद में उस पत्र को निरस्त भी कर दिया गया है। डीएम ने साफ किया है कि किसी भी अधिकारी की मानसा भेदभाव करने की नहीं थी, तो कुल मिलकर ये बात प्रशासनिक स्तर की चूक थी, जिससे समय रहते सुधार भी किया गया। आइए सुनते हैं इस मामले पर बलिया के जिलाधिकारी का क्या कहना है। किस तरह का पत्र जारी हुआ है सर पंचायती राज विभाग द्वारा रूटीन में एक पत्र थ्रू सीडीओ डीपीआरओ को गया था पंचायती राज निदेशालय से, और डीपीआरओ ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा और वो पत्र जारी किया, उन्होंने उसको निरस्त भी कर दिया। ऐसी कोई खास बात नहीं है उसमें। एक तरह से मैसेज जो है सर वो पूरे जनपद में फैल चुका है, तो कोई नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है और ऐसी न तो किसी के अधिकारी की मंशा रही है, बट उन्होंने गलती करी है और उसको तत्काल उन्होंने वापस भी ले लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।